गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हम सारे लोग जो कहते रहते थे ना कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, यूपीएससी तो ये निकला, यूपीएससी तो वो निकला। इसी चीज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। टू बी ऑनेस्ट, जैसा मन करता है वैसे पेपर बनाते हैं। इनको ये लगता है ना कि जैसे मैं ऐसा टफ़ पेपर बना दूंगा, इतना टफ़ कि कोई कर ही ना पाए, गूगल पे भी आंसर ना मिले। और फिर वो मीम निकले, क्यों हिला डाला ना वो रजनीकांत वाला। ये सब स्टूपिड से चीज़ें हैं। आप अगर ये चीज़ तब बनाओ जब आप ट्रेडिशनल किताबें जो होती हैं, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, वहाँ से पूछो। आप आर्मी के हेडक्वार्टर पूछ रहे हो, यार आर्मी वाले को नहीं पता होगा। जिसने जो ब्रिगेडियर मेजर जनरल रैंक का होगा उसको नहीं पता होगा, टू बी ऑनेस्ट। फिर आप ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि यूएन वाला चीज़ें कब थी? मतलब बहुत ही वाहियात यार, बहुत ही ज़्यादा वाहियात सवाल पूछे। इसमें ये समझ आता है ना कि उनको समझ नहीं आता। भाई जैसे 25 में पेपर बनाया था, 24 में बनाया था, कट ऑफ क्या 200 चले गए क्या 200 में? नहीं गई ना, 92 ही रह गई कट ऑफ। सेम 86-87 रही थी 2024 में। ऐसे भी पेपर बना सकते हो कि जो पढ़ते हैं बच्चे हुआ है, इतने अच्छे पेपर होते थे 21-22 के। चलो 23 थोड़ा-सा डिसरप्टिव पेपर था, जैसे इस साल का तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर 24-25 आपने थोड़ा ठीक-ठाक किया, आपका बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूछो, टफ़नेस के नाम पे कुछ भी पूछो, वो कोई अच्छी अच्छी चीज़ नहीं है, कूल चीज़ नहीं है। ये कहने के लिए हो जाएगा यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल, भाई कोई भी बना ले। अभी मैं आपको दे दूँ ना, आप इससे टफ पेपर बना दोगे, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका सेंस होना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गाँव से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब अलग-अलग एरियाज़ से हैं, अलग-अलग रिसोर्सेज़ हैं। अभी चीज़ें डिसेंट्रलाइज़ हो गई, सारे लोग दिल्ली नहीं रहते। आपको समझ में आना चाहिए, आप कोई कोचिंग-वोचिंग नहीं बंद कर पाओगे इससे। लोग और फोमो क्रिएट कर कर के और पैसा कमाएँगे और जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। यूपीएससी एक नशा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो मान लो पहले अटेम्प्ट वाले थे या जो दूसरे अटेम्प्ट वाले थे, जिनके बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, तैयारी नहीं है, शायद वही भागेंगे। नहीं तो मोस्टली जो कॉम्पिटिटर है वो रहेंगे ही रहेंगे। चीज़ें नहीं जाती हैं। एंड आई एम श्योर, मतलब आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट ईयर ये ऐसा पेपर नहीं लाएँगे, क्योंकि इनका बहुत क्रिटिसिज़्म होगा और होना भी चाहिए। और आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा-सा बढ़ाओ, उनका क्रिटिसिज़्म होना चाहिए, बिकॉज़ ये डेमोक्रेसी है। ऐसे पेपर नहीं बना सकते आप कि कुछ भी बना दो। देखो पेपर में, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत कुछ है जो आप स्टेटमेंट के एलिमिनेशन से लगाओगे, कुछ थीमेटिक चीज़ें। लेकिन बहुत कम लोग मुझे मिले जो 90-95, 1-2 ऐसे मैसेज आए और वो भी इसलिए उनके हो गए होंगे कि जहाँ 80 बनने वाले थे 2-4 और सही हो गए। नहीं, मोस्टली 70-80, 85, 70-80, 85 जो अच्छे स्टूडेंट्स जो निकालते हैं, जो क्वालीफाई करते हैं। और मेजॉरिटी तो आपको जैसे पता ही है, जो मान लो पहले भी नहीं निकला था, उनके तो 50, 40-40 नंबर आ गए। तो ये चीज़ें ये समझ में आती है, देखो कट ऑफ लो जाएगी। मैंने कल टेलीग्राम पे भी बोला था कि उनको 15,000, 14-15,000 मिल जाएँगे। सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बट ये डिसरप्टिव होगा। डिसरप्टिव इनके लिए होगा जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, सब कुछ लगाया बेचारे ने, सारी चीज़ें पढ़ी, इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, पूरी मेहनत शिद्दत से सारी चीज़ें करी और एक्चुअल में पेपर इन्होंने ऐसा दे दिया। और उसमें क्या होता है ना कि वो लक का गेम ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो चांस आपका, तुक्का, एलिमिनेशन, ये सब के बियॉन्ड चीज़ें निकल जाती हैं। ये कोई आप एलिमिनेशन हटाना कुछ नहीं हटता। जो 85 लेके आ रहे हैं, 90 लेके आ रहे हैं, तो क्या वो नॉलेज से लेके आ रहे हैं? और सिर्फ़ तुक्का से तो आएगा नहीं कि तुक्का लगा दिया, पूरा तुक्का मार दिया और आपके 85 नंबर आ जाएँगे। अगर ऐसा लगता है तो आप हज़ार हज़ार लोगों को, रैंडम लोगों को पेपर दे दो और देखो उसमें से कितने लोग के 80 नंबर आ रहे हैं। तो वो भी ऐसी चीज़ नहीं, ये चीज़ें क्या है, वाहियात हैं। ये रद्दी रद्दी चीज़ बनाई एक तरीके से कि इसका कोई मतलब नहीं। इसमें भी सर ने, किसी ने डाला था कि ये सारे एआई से बने हुए क्वेश्चंस हैं और इतने वाहियात कि मतलब आप खुद क्वेश्चन को देखो कि ये कब मिला था, गुजरात में पाया गया था नहीं, ऑल ओवर इंडिया था या नहीं। ठीक है, इस पे आप कितनी भी बातें कर लो बाद में चीज़ें, बट ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व करना बहुत ही टफ है। आर्मी के हेडक्वार्टर पूछ रहे हो, मतलब अजीब-अजीब से सवाल, अजीब-अजीब से, और एक सवाल नहीं थे, बहुत सारे सवाल थे। चलो ठीक है, कुछ आपने ठीक-ठाक पूछे, कुछ चीज़ें सही। अभी कैसे कौन बताएगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, एपीफ़ाइट है, नहीं, नाम ही नहीं सुना होगा। ऑर्चिड, बस इतना चलो कोई हो सकता है गेस कर ले। फिर देखो आप सवाल ऐसे पूछ रहे हो कि ये जो चीज़ हुई थी, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, नेट ज़ीरो, फिर ये डिक्रीज़ हुआ, स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट के अंदर ऑप्शंस, मतलब अजीब-अजीब चीज़। फिर ये देखो आपका यूपीएससी का पूछ रहा है वर्ड, सिर्फ़ वर्ड चेंज कर रहे हैं। इसको पढ़ के आप क्या क्या जाँच कर ले रहे हो? मतलब क्या टेस्ट होगा इससे आप? टू बी ऑनेस्ट आप बताओ, अगर आप अच्छा पेपर बनाते,
आप टफ बनाओ, आप एंशिएंट हिस्ट्री से अच्छे सवाल पूछो। कुछ आपने पूछे हैं, ठीक है, बट आपने उसका मतलब जो डिसरप्टिव तो कर दिया ना आपने, 20, 25, 30 सवाल भी अगर उल्टे-सीधे पूछ लिए, तो डिसरप्टिव वो एक तरीके से हो गया पेपर, वो बहुत डिस्टर्ब कर देगा। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उनके लिए अनफ़ेयर है, अनफ़ेयर कॉम्पिटिशन है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है यूपीएससी को, और ये अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है। ये ऐसे आप रैंडम चीज़ें नहीं कर सकते, जो चाहो कर लो नाम के लिए कि देखो आईएएस का एग्ज़ाम है, टफ़ है। भाई यार मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो वो दिल्ली वाला लौंडा अंदर से जाग जाता है, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती, लैंग्वेज चेंज हो जाती। बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों को समझना चाहिए जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, कि हमें कैसे पेपर बनाना है। अगर मैं कह रहा हूँ 25 टाइप के पेपर बनाओ, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? मतलब क्या चीज़ आप जज करना चाह रहे हो इससे? आपने चलो टफ बना दिया सारी चीज़ें, बट इससे फ़ायदा क्या हुआ आपका? आप कौन से बेहतर लोग को यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे? कैसे? किस बेसिस पे? ये तो और तुक्का वाली चीज़ें हो गई, कि रैंडम लोग सेलेक्ट होंगे। रैंडम लोग आपके मेज़ में बैठेंगे। जो बच्चा जो बहुत मेहनती है, जिसने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसको तो मौका भी शायद नहीं मिलेगा। अगर उसको मौका नहीं मिलेगा, तो कैसे आप मान सकते हो कि आपने सही रिक्रूटमेंट किया है? आपका काम क्या है कि बेस्ट कैंडिडेट को रिक्रूट करना, ना कि रैंडम या लक के बेसिस पे। इससे अच्छा है तो अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो करवा लो। फिर क्यों पेपर-वेपर करवाना है, ये सारी चीज़ें फालतू के। बच्चों को होप देना, हर चीज़ अच्छा हो, सारी चीज़ें बढ़िया हो, हर चीज़ कर लिया, एक होप रहती है कि चीज़ें ठीक होगी, आपका पेपर उल्टा-सीधा आ जाएगा। मतलब ये कोई बहुत फ़नी चीज़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कल मैंने टेलीग्राम पे बहुत ही रियल ट्रुथ चीज़ें बताई थी। ठीक है, अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम में, आई नो, मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। अब मेंस में भी अनसर्टेनिटी है, इंटरव्यू में भी है, रैंक में भी, नोबडी नोज़। बट उस अनसर्टेनिटी वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। यहाँ तो आपने ऑब्वियस कर दिया, एक प्रीलिम्स से ऑब्जेक्टिव था, उसको भी आपने उठा के फेंक दिया। उसमें भी आप उल्टा-सीधा चीज़ें कर रहे हो। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है यूपीएससी को। अब ये कैसे सवाल करोगे इसको, ये प्रोजेक्ट कहाँ लगा था? हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, कहाँ पे गया, कहाँ नहीं। भाई मतलब एक लिमिट होती है चीज़ों को पूछने के लिए। आप सीधे चैट जीपीटी से पूछ लो कि टफेस्ट पेपर बना दो, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन रखो जो कोई कर ना पाए। अब ये देखो निरंतर है, ये जब आया था तो क्या-क्या बना था, इसको कैसे सॉल्व करोगे? मतलब यार अजीब है, मैं क्या ही बोलूँ टू बी ऑनेस्ट। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, और वो चीज़ें होती हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप इतनी मेहनत करते हो, फिर वो फैमिली में चीज़ें बताना, फिर आपका परिवार, फिर रिलेटिव्स, फिर आपके पास के ट्रॉमास, इतनी भी सारी चीज़ें हैं। उसके साथ-साथ इतना खर्चा होता है पढ़ाई में, आप मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शायद आपको वो चीज़ और ज़्यादा परेशान करते होंगे। बट इसको एक सेटबैक जैसे लो। मैं आप लोग जो सुन रहे हो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, देखो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। यूपीएससी को क्रिटिसाइज़ करना वो तो मतलब वो तो वाहियात चीज़ें उन्होंने करी, रद्दी पेपर बनाए। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आता है, बहुत बारी अप्स डाउन आते हैं, इसको एक सेटबैक जैसे लो, ये कोई लाइफ नहीं है। उन्होंने तो वाहियात काम किया, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उन चीज़ों को लेके परेशान हो, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम दिमाग में बिठा लो। लाइफ में बहुत अप्स डाउन होते हैं, लोगों के अपने-अपने छूट जाते हैं, है ना? उससे ज़्यादा डाउन कुछ नहीं हो सकता। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, वो नॉन रिवर्सिबल है। ये सारी चीज़ें चलो एक एग्ज़ाम है, 1 साल गया, लोग क्यों जाते हैं, मेंस में बाहर होते हैं, इंटरव्यू से बाहर होते हैं, क्योंकि ये नेचर ऑफ द एग्ज़ामिनेशन ऐसा है। बस दिक्कत इस बात की है कि वो फेयर नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नहीं तो बाहर तो हर साल होते हैं, होना तो 14,000 का ही है, ये हमें भी पता है ना? और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इसमें भी मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब नए लोगों के लिए नहीं है। आप देख लेना जब रिज़ल्ट आएगा तो जो ज़्यादातर वेटरन लोग हैं ना, वही शायद ज़्यादा क्वालीफ़ाई करेंगे। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक आपकी गट फीलिंग होती है, आपको तुक्का मारना भी आ जाता है, वो चीज़ें रहती हैं। तो उससे भी कोई यूपीएससी ने बहुत अच्छा नहीं किया। आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को नहीं ले सकते। 2024 एक ऐसा पेपर था, मैं तो देखता रहता हूँ, हर साल कितने लोग क्वालीफ़ाई करते रहते हैं। 2024 ऐसा पेपर था जहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट वाले सबसे ज़्यादा क्वालीफ़ाई किए थे। आप ऐसा पेपर लेके आओ ना, जहाँ पे वहाँ भी एलिमिनेशन उतना नहीं चला था, लेकिन नॉलेज थी, आपकी जो ट्रेडिशनल चीज़ों में आप पढ़ते आते हो वो सारी चीज़ें थी, और उससे नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है। ऐसे पेपर में तो आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो वेटरन है वही खींच के ले जाएँगे। जिनका 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट हुआ है, वो जाएँगे, तुक्का मारेंगे अच्छे से, उनको बाकी बेसिक नॉलेज भी होगा, थोड़ा एलिमिनेशन वगैरह लगाएँगे, जितना लगेगा 80-85 पहुँच गए, सेफ सेफ निकल गए। तो ये चीज़ें
समझने की ज़रूरत है। जो नहीं समझ पाते हैं हम लोग फर्जी का उनका मीम बनाते रहते हैं कि ये है, वो हैं, यूपीएससी तो ऐसा है, बहुत टफेस्ट बॉडी है, अपना वो कोचिंग वोचिंग से आगे चलता रहता है। भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। चैट जीपीटी से बोलो कि ये पैटर्न है, कुछ नया पैटर्न दो मुझे। 10 टाइप क्वेश्चन के नए पैटर्न दो, वो दे देगा। और ये सारे क्वेश्चन आधे से ज़्यादा इसमें आपके एआई से बने हुए हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें टफ़ बनाना। मैं इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो नहीं, यूपीएससी का चेयरमैन नहीं सॉल्व कर सकता इसको, टू बी ऑनेस्ट। हर चीज़ उनका कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब ये सोच के करें कि जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं, उनको सबको बाहर कर दें। भाई उनको बाहर करने के चक्कर में तुमने कितने अच्छे बच्चों को बाहर कर दिया। वो कोई फ़ेयर है? आप अच्छा फ़ेयर गेम रखो, जैसे होता है वैसे रखते, क्या दिक्कत है? चेंज लाने की, इतना इनोवेशन लाने की क्या इनोवेशन लाना है तो जैसे आपने बोला कि आंसर की मैं दूँगा, आप उसमें दो, आप कॉपी ट्रांसपेरेंट कर दो, है ना? चीज़ों को और बेहतर कर सकते हो। उन सब चीज़ों पे काम करो, ना कि पेपर के क्वेश्चन को उल्टा-सीधा उसका मतलब अब क्या बोलूँ मैं? तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बट आप लोग परेशान मत हो, अभी नेक्स्ट जो है मैं तो यही बोलूँगा जिनका नहीं हो रहा है, आपको पता है श्योर है कि नहीं होंगी चीज़ें, कुछ कैसे हो जाते हैं, मान लो 40 ही नंबर आ गए, 50 आ गए, तो 40-50 तो कट ऑफ नहीं जाएगी टू बी ऑनेस्ट। बट आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपका कोई स्टेट वगैरह है उसमें अच्छे से दो। और यूपीएससी के लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 15 घंटे पढ़ो लगातार, मेंस एक बारी अच्छे से तैयार कर लो, है ना? मेंस आपका अच्छा हो जाए, फिर आप थोड़ा बहुत 2-3-4 घंटे एक रेगुलर गाइडेंस में एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन में चीज़ें ख़त्म करते रहो। बस यही करना है, जब एग्ज़ाम हो तो 1 महीने घसीट के पढ़ लो। अगर आप 1 महीने पहले भी ये पेपर दिए होते तो आपके इतने ही मार्क्स आते। मैं आपको बार-बार कहता था, जब हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह करते थे, सारी चीज़ें देखते थे अपने सेशन में। और ये जो पेपर है ना, इसको जो सॉल्व करेगा उसके लिए नॉलेज, पहली चीज़ नॉलेज तो होनी चाहिए। साथ में एलिमिनेशन जो भी आपको पता है, यहाँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ऐसा नहीं कि इसमें एलिमिनेशन के बिना चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज से हैं। और एलिमिनेशन आप स्टेटमेंट से करोगे, वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप स्टेटमेंट थोड़ी ना बनाना बंद कर दोगे। एलिमिनेशन आप चलो ऑप्शन वाला हटा सकते हो, लेकिन जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन के सेंटेंस है, उसको थोड़ी ना आप चेंज कर लोगे यार। मतलब कैसे आप चेंज करोगे? वो भी तो लोग पकड़ते हैं। चलो कोई पहले 20 में से 15 पकड़ ले, अभी 10 पकड़ेंगे, तो कट ऑफ भी तो जहाँ 100 जा रही थी अभी 80 जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क पड़ता है कि अच्छे बच्चे नहीं आ पाते। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ये फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, वो अपने फैमिली में क्या चीज़ें बताएँगे? सबको नहीं समझा सकते ना पेपर टफ़ आया है, सबको यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं दिखा सकते। तो कहीं कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है टू बी ऑनेस्ट। बहुत अगलीएस्ट सर्विस कमीशन है टू बी ऑनेस्ट। बहुत गुस्सा आता है चीज़ों को देख के। और ये सरकारी डिपार्टमेंट की चीज़ें ऐसे ही हैं, मतलब वहाँ ऐसे-ऐसे लोग बैठे होते हैं। आप जब सिस्टम में आओगे तो यू विल सी कि मतलब कितना ज़्यादा एक तरीके से इनकॉम्पिटेंसी है। मतलब वो सेलेक्ट हो गए, कोई आईएएस बन गया अलग चीज़ है, बट वो आपकी कॉम्पिटेंसी तब बरकरार रहती है जब आप अपडेटेड होते हो। वो उस टाइम पे कॉम्पिटेंट होते हैं जब एग्ज़ाम निकालते हैं, उसके कुछ साल तक होते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे वो एक सरकारी बाबू जैसे हो जाते हैं। और वो चीज़ें रहती हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए, एंड कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा पेपर ना आए कि चलो किसी के 1 साल बर्बाद उसे हो गए, कि हो सकता है किसी का 6th अटेम्प्ट रहा हो, अनफॉर्चुनेट हो गया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि यूपीएससी की जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो वी आर अवेयर कि चीज़ें हमारे अनुकूल आना बहुत ही कम चांसेस हैं, और बाहर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिलेटिवली यही होता है, क्योंकि सक्सेस रेट कम है, बट वो पता नहीं होता, वो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम होपफुल रहते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग परेशान मत हो, टाइम लो अपना। और थोड़ा-सा अब जैसे ये सब सवाल देखो, निस्तार वाला पूछा, फिर ये सवाल पूछा, अभी कौन करेगा भाई? किसको इसको कैसे हम करेंगे? फिर जो जर्मनी के बीच में क्या-क्या साइन हुआ, इतना डिटेल में हर चीज़ पढ़ो। फिर कौन सी फ़िल्म आई, इसका हेडक्वार्टर कौन-कौन सा है, कहाँ-कहाँ पे खुला हुआ है, किसने कहाँ पे किया? नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत ही टफ़ है करना, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है पेपर का। मतलब कोई ये बोल दे कि नहीं हमें अडॉप्ट कर, भाई क्या अडॉप्ट कर लेगा तू? मतलब इसमें क्या अडॉप्ट करना है? कि मॉडर्न टाइम, अरे मॉडर्न टाइम में 25 में जैसे पेपर पूछा था, उसमें भी तो आप पढ़ा-लिखा ही सवाल पूछ रहे हो ना। उसमें कौन-सा हमें फ़ॉर्मूला लगा के चीज़ें आ रही हैं। ये क्या मॉडर्न टाइम है? ये क्या इसमें टेस्ट करोगे आप? इससे क्या टेस्ट हो रहा है? तो ये फालतू की चीज़ें हैं कि आप मतलब उसको डिफेंड, ये कोई डिफेंड नहीं कर सकता यूपीएससी को इसमें। मिस्टर एक्स बताओ कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पे प्रोफ़ेसर था,
नोबेल प्राइज़, अरे यार मतलब एक हद होती है। आप नोबेल के बारे में पूछो ना, नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो किस कॉन्सेप्ट पे मिला है? उसका एप्लीकेशन क्या है? वो क्या है एक्चुअल में चीज़ें? वो इम्पोर्टेंट है कि कौन पैदा हुआ, कहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया था, किसके साथ शादी हुई थी, ये सारी चीज़ें। तो उसका कुछ नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट। करेंगे अभी इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका पूरा एनालिसिस ही लाऊँगा पेपर का। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन वो इसलिए की जा सकती है, कट ऑफ तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उसमें मोस्टली वो करेंगे, लेकिन बहुत बाहर भी होते हैं। वो चीज़ मतलब दुखद होता है। जो उनके बिलो होते हैं ना, शायद जिनको चांस ना मिलता उनको चांस मिल जाएगा। बाकी 14,000 तो करेंगे ही। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, लोग मार्क्स भी ला रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 80। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो गए 75-80 वाले, 85 वाले, है ना, 70 वाले, ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन वो डिसरप्टिव है कि 80 वाला हो गया, 75 वाला हो गया, 70 वाला नहीं हुआ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये रहता है। अब ये सवाल कैसे करेंगे? मतलब बताओ, अभी यूपीएससी के चेयरमैन से अभी जाके तत्काल में भी पूछ लो ना सामने बिठा के, ये चीज़ें नहीं टिक मार कर पाएँगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जब तुमसे नहीं हो पा रहा है, खुद पेपर सेट किया है, तो बाकी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और इससे आप क्या जज करोगे? मुझे बताओ, इससे क्या जज हो रहा है? कौन-सा बेहतर कैंडिडेट आप इससे जज कर लोगे? तो अब मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ये देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसका सीडीएस का पेपर है। अरे आप पूछना है तो कुछ ज़ोन-वोन के बारे में पूछो ना, कॉप्सी कहाँ है, वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्मी वाले को नहीं पता होगा, किसी से जाके पूछ लो। ख़ैर, ये तो चीज़ें रहती हैं, इनकी इनएफ़िशिएंसी है, ये हमेशा चलता रहेगा। बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा 1-2 साल, 3 साल फिर, क्योंकि बीच-बीच में आते रहते हैं, उल्टा-सीधा काम करते रहते हैं, काम ही है ये। अच्छा बनने के लिए, कूल बनने के लिए, बट ये कूल कुछ नहीं है। आप लोग परेशान मत हो, स्टेट वगैरह में थोड़ा देखो, ध्यान दो, टाइम लो। और बहुत मैंने बोला कि 15 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक गाइडेंस में 2-4 घंटे डेली पढ़ो और अपना जो नॉर्मल काम करते हो उसको करते रहो। आप कोई जॉब कर रहे हो, जॉब करो। आई वुड से अगर ऐसी चीज़ें रही, ट्रेंड रही, देखो अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा पेपर आए आप अडॉप्ट कर लोगे। अभी हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे, कैसे क्या है, यू विल अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हैं, वो कहीं जाएँगी नहीं। बस वो थोड़ा-सा दिमाग उस टाइम पे हमारा वो हो जाता है, समझ नहीं पाते। अभी जब पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे हो सकता था, ये हो सकता है, वो हो सकता था। कुछ चीज़ें आपको मिस्टेक्स लगेंगी, कुछ तो वाहियात हैं ही हैं। बट वो कट ऑफ ओवरऑल नीचे जाएगा ही जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा 10 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, 12 घंटे डेली। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब हम देंगे 10-12 घंटे। आप अटेम्प्ट दे रहे हो, देते रहो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अटैच मत हो। आप रेगुलर जो चीज़ें करते हो, स्टेट का एक बैकअप रखो। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करो। जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए शायद ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि सबके लिए वैसा हो गया कि ठीक है, थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, किस्मत में होगा। क्योंकि किस्मत की चीज़ें हो गई ना, तो ये चीज़ें आपके लिए भी कहीं न कहीं सही हैं, बट ओवरऑल ये बहुत ही गलत है। तो अभी टाइम लो, हाँ, अपना ख़्याल रखो। बाकी मैं जल्द ही एक डिटेल एनालिसिस इसको लेके आऊँगा इसमें।